Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today chapter is GST. GST basically come into existence on 1st July of 2017. GST subsumed 17 different taxes which are locals and central. Primarily, there was service tax, there were different cess, there was SAT, and basically it helped to have one nation, one tax policy. So let's start GST, which is called by the goods and service tax. So GST, as I told you, it's subsumed to 17 different taxes. So GST is a comprehensive indirect tax levied at the prescribed rate each time the supply of goods or services are rendered. But कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें सर्विस टैक्स जीएसटी में नहीं रखा गया, और ये हैं मेनली आपका एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरा लिकर. इनके ऊपर अभी भी वैट और एक्साइज लगता है. बाकी सारी चीज़ें जीएसटी के अंडर कवर होती हैं. सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे जीएसटी लाने का? जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जीएसटी बेसिकली 17 टैक्सेस को सबसम्ड करके एक टैक्स बनाया गया. तो पूरे देश में एक टैक्स लगे, वन नेशन वन टैक्स थ्योरी. पहले क्या होता था, हर स्टेट हर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डिफरेंट रेट्स पे अप्लाई करते रहते थे. तो इफ़ देयर इज़ अ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन हरियाणा इज़ डिफरेंट देन इन पंजाब बिकॉज द टैक्स रेट्स वर डिफरेंट. आफ्टर जीएसटी द प्राइस रेट्स आर सेम because there is one tax, right? So ये चीज़ है. Secondly, decrease in cost of goods by removing cascading effect. Cascading effect का क्या मतलब है? मतलब मैंने क्या करना है कि सपोज कीजिए एक चीज़ मैं बाय करता हूँ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से. आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, दे चार्ज्ड जीएसटी ऑन मी. मैंने 100 रुपीज़ की बाय की, उन्होंने मुझे 12 रुपीज़ का उसके ऊपर 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया. मुझे 112 रुपये में पड़ी. अब मैंने क्या किया, वो आगे चीज़ मेरा था, मान लीजिए मैंने 20 रुपये मार्जिन रखा और 120 की बेची, तो 120 के ऊपर मेरे पास फिर मुझे 12% देना पड़ गया, जो कितना बनता है आपका 14 रुपये 40 पैसे के करीब बनता है आपका. सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ 4 रुपये 40 पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये 40 पैसे देने का, क्योंकि 12 रुपये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ. तो कास्केडिंग इम्पैक्ट का मतलब यह है कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जब वो 3 बार सेल होगा, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर के पास, तो वो बार बार उस पर ये नहीं टैक्स लगता जाए, उसका प्राइस इंक्रीज होता रहे. तो क्या होगा, एक बार टैक्स लगा, मुझे उसका इनपुट मिल जाएगा. वो अगर मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया तो मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर को लगाया उसका वो इनपुट हो जाएगा. फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को लगाएगा, तो क्या करेगा, रिटेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर लगाया उसका इनपुट ले लेगा और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को बेच देगा. सो ये कास्केडिंग इम्पैक्ट है कि प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, मल्टीपल टाइम टैक्स नहीं लगेगा सेम प्रोडक्ट की सेल के ऊपर. देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि पूरे कंट्री में एक ही टैक्स है, तो मुझे पता है हर जगह इसका प्राइस सेम है, मैं जहाँ से भी खरीदता हूँ. सो मेरा वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया. आई कैन गो एनीवेयर एंड बाय दिस गुड्स. इट्स अप टू मी. सपोज इफ समवन इज गिविंग मी बेटर क्रेडिट पॉलिसी, तो आई विल बाय इट फ्रॉम हियर देयर rather than from somewhere where I have to give on a cash on carry, because the tax impact is going to be same, price is going to be same. So secondly, simplifying compliance of indirect taxes. ओके मेरे को पहले डिफरेंट टैक्सेस थे, डिफरेंट रिटर्न फाइल करते रहो, डिफरेंट अथॉरिटी के साथ डील करो. नाउ देयर इज वन टैक्स, आई हैव टू फाइल माय रिटर्न, वन अथॉरिटी, दैट्स इट. सो इट सिंप्लीफाइड द compliances. Then better indirect effective indirect tax management, attracting foreign direct investment, uplifting GDP. So uplifting GDP क्या है? पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट में हर जगह पे कुछ भी टैक्स लगा दीजिए, डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है. अब नाउ द टैक्स इज सेम, सो इट हेल्प्स माई कंट्रीज जीडीपी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, erecting
कैश इकोनॉमी। सो मेरे पास अब क्या हुआ इसके बाद, अब अगर मैं आज की डेट में अगर मैं पेमेंट करता हूँ, किसी को बिल पक्का लेता हूँ, तो वो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। मुझे पता है ठीक है मैं जीएसटी दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसका इनपुट ले लूँगा, तो मुझे इनपुट का बेनिफिट मेरे पास है। तो ये इरेडिकेट कर दिया इसने कैश को, क्योंकि मैं पक्का बिल मांगूंगा किससे, किसी के पास चीज़ खरीदूंगा, मैं कहूँगा ठीक है भाई आपने जीएसटी लगाया, मुझे इसका पक्का बिल दे दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इनपुट के हिसाब से ले लूँगा। सो ये सारे इसके 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। ओके, so there are basically 8 characteristics of GST. I take it through one by one. First is it is a comprehensive indirect tax. मैंने आपको बताया था कि GST 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसने सम किया था 17 डिफरेंट टैक्सेस को। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स है जिसने 17 डिफरेंट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया था। सो सेकेंड, इट कैन बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जीएसटी कलेक्ट कौन कर सकता है? अगर मैंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ अपने आप को जीएसटी में, मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ, तो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ जीएसटी, राइट। थर्ड, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में खरीदी है, वहाँ पे जब मैंने खरीदी उसके ऊपर सपोज 18% का टैक्स था, 18 रुपये उन्होंने चार्ज कर दिया, 118 में मुझे बेच दी। अब मैंने क्या किया, उसमें कुछ काम किया और मैंने उसको 120 रुपये में बेच दिया, वैल्यू ऐड करके 120 रुपये में बेच दिया, तो मैं 120 के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा, ठीक है जी। और 18 रुपये को मैं इनपुट क्लेम कर लूँगा, जो 120 का मेरे पे टैक्स लगेगा उसके अगेंस्ट मैं सेटअप करूँगा अपने 18 रुपये को जो मैंने पहले जीएसटी पे किया है। सो मेरे को चीज़ कितने का पड़ा था? 100 का, मैंने 120 का बेचा, मैंने उस पर कुछ पैकिंग की, कुछ नई चीज़ लगाई और उसे 20 रुपये का एक्स्ट्रा करके बेच दिया, तो मेरा अब एडिशनल जो टैक्स पे अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा, राइट। फोर्थ है, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या हुआ? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये हुआ कि जब तक ये कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा, जो इसे फाइनली कंज्यूम करता है, इस पर टैक्स लगता रहेगा। सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर से आया डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया जीएसटी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने चार्ज किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने चार्ज किया, फिर रिटेलर ने आगे बेचा कंज्यूमर को, तो यहाँ पे इसका एंड हो गया। डेस्टिनेशन कहाँ है? कंज्यूमर, उसने इसे कंज्यूम कर लिया, इसके बाद उसने कोई सेल नहीं किया। जब तक ये सेल होता रहेगा इसके ऊपर टैक्स लगता रहेगा। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देन इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जो सेल करेगा या जो सर्विसेज रेंडर करेगा वो इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। जो भी गुड्स को सेल करेगा या सप्लाई या सर्विसेज को रेंडर करेगा वो इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अब इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज पेड अलाउड, इट इज एन एसेट। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी, ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने पे कर दिया उसके ऊपर 18 रुपीज़ सपोज करो टैक्स, तो ये 18 रुपीज़ जो वो फर्दर चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा? रिटेलर से। तो ये सेट ऑफ करेगा, सेट ऑफ का मतलब ये उसका इनपुट बन जाएगा, ये उसका एसेट बन जाएगा, राइट। सो ये वही चीज़ है, इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, इट इज एन एसेट। तो जब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा, मैं परचेजर, मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसके ऊपर मैंने जो जीएसटी पे किया सेलर को, वो मेरा इनपुट बन गया, वो मेरा एसेट माना जाएगा, क्योंकि उसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, जो आगे मैं जब वो चीज़ बेचूंगा और चार्ज करूंगा जीएसटी। अब आता है जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट ए लायबिलिटी। जीएसटी क्या है? मैंने ये टैक्स कलेक्ट किया सेल पे अपने कस्टमर से, जो मुझे आगे डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को। सो ये मेरी इनकम नहीं है। सपोज मैंने एक चीज़ 112 रुपये में बेची है, 100 रुपये प्लस 12 रुपये, तो मेरी इनकम, मेरी सेल क्या है? 100 रुपये। 12 रुपये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे जमा करवानी है आफ्टर टेकिंग बेनिफिट ऑफ माई इनपुट विच इज सिटिंग इन माई एसेट अकाउंट, राइट, एज एन इनपुट टैक्स। अब अनलाइक अर्लियर इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डजंट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कि एक ही चीज़ को आप बार बार बेचते रहो, उस पर टैक्स चार्ज करते रहो, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जीएसटी में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको इनपुट का बेनिफिट मिलता रहता है, राइट। तो फाइनली क्या होता है, मैंने एक
जो भी फाइनल कंज्यूमर को जाके आपने टैक्स चार्ज किया, समझ लीजिए वो वही टैक्स लगा टोटल उस चीज़ के ऊपर, बाकी का आप इनपुट लेते रहोगे। तो ये सारी 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जीएसटी की। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट of registration under GST. So this requirement goes basis upon the turnover. Turnover we have to categorize between the hill area and the non-hill areas. So for the non-hill areas, for the goods, if the gross turnover is more than 40 lakh rupees, registration is mandatory. And if the services is more than 20 lakh rupees, then registration is mandatory. And for the non-hill areas, this limit becomes half. Like for the goods, it's 20 lakh. For the services, these are 10 lakh. Now, next is rates of GST. So, rates of GST are basically depends upon the category in which these goods or services falls. So, there are 5 categories under which goods or services are specified, and basis upon these categories, the rates are also prescribed. These rates are basically in 5 slabs. One is 0%, second is 5%, third is 12%, fourth is 18%, and 28%. So, goods and services are grouped in 5 categories, and GST is applied on the goods or services on specified as of that category. And the rates, again I am telling you, 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. 28% are basically all the luxurious goods which comes under 28%. Fine? Okay. अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जीएसटी की बेसिकली कैसी क्या ट्रांजेक्शन्स हैं और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। सो जीएसटी क्या है? एक बंदा बेचेगा, एक खरीदेगा। तो जो खरीद रहा है, जो खरीदने के टाइम अगर आप कोई परचेज लेते हो तो अब आप जो जीएसटी देते हो वो आपका इनपुट है। अब इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि आप इसको अपने फ्यूचर जब सेल करोगे उससे एडजस्ट करोगे, तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। तब लायबिलिटी से एडजस्ट होगा मतलब ये आपका एसेट है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी अगर 100 रुपये है, 50 रुपये इनपुट पड़ा है, आपकी लायबिलिटी सेटअप करके 50 आ गई, आपको 50 देनी है गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी कम कर रहा है। अगर कोई चीज़ लायबिलिटी कम कर रहा है तो किसके अगेंस्ट से कम कर रहा है? एसेट से, तो वो आपका एसेट माना जाएगा। तो आप अगर जब परचेज करते हो उसको आप इनपुट ट्रीट करते हो और उसको आप एसेट मानते हो, राइट? जो आपको अगर फ्यूचर कोई लायबिलिटी है आपकी जीएसटी की रिलेटेड, उससे आप एडजस्ट करके रेस्ट ऑफ जीएसटी आप डिपोजिट करा दो। ऐसे ही आपका है सेलर के लिए। जब सेलर क्या करेगा? चार्ज करता है, वो कलेक्ट करता है, उसके लिए आउटपुट है, उसके लिए लायबिलिटी है, राइट? परचेजर के लिए क्या है? एसेट इनपुट। सेलर के लिए क्या है? आउटपुट लायबिलिटी। ओके, अब इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोनों केसेस में जर्नल एंट्री है। परचेजर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होंगी, सेलर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होंगी। जब आप परचेज करते हो, राइट, अब आपने परचेज किया कोई गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी परचेज किया, तो अगर ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, दोनों टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कैश और क्रेडिट दोनों में। सपोज करो आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया कुछ चीज़, ठीक है, आप इसमें परचेज कर रहे हैं कुछ गुड, तो परचेजर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होगी? परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। फिर आप इनपुट में अगेन आप उसको क्लासीफाई करोगे सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में, जो आपको आप दे रहे हो, जो आपसे चार्ज कर रहे हो। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको? इंट्रा स्टेट मतलब सपोज करो हरियाणा में सेलर है, हरियाणा में बायर है, तो वो इंट्रा स्टेट हो गई। तो उसमें आपको मैंने पहले बताया था सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और हाफ लगेगा। तो ये दोनों आपके इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लग गए, राइट। और क्रेडिट में क्या आ गया? अगर आपने कैश परचेज किया तो कैश या बैंक से, कैश या बैंक, अगर आपने क्रेडिटर से किया तो क्रेडिटर अकाउंट, राइट। तो ये दोनों, ये कहाँ बैठ गया आपका? ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपका एसेट अकाउंट में बैठ गया, ठीक है जी। और अगर आप इंटरस्टेट करते हो, मान लीजिए हरियाणा से पंजाब से या पंजाब से हरियाणा में, जहाँ सेलर और बायर एक ही स्टेट में नहीं है, डिफरेंट स्टेट में, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? परचेज अकाउंट को वही डेबिट और इनपुट आईजीएसटी, राइट, इनपुट आईजीएसटी को मैं कर दूंगा डेबिट, ये भी मेरा एसेट हो गया।
और सिमिलरली अगर कैश है तो कैश बैंक, अदरवाइज क्रेडिटर्स अकाउंट। ये मेरा हो गया परचेजर बुक्स के हिसाब से। अब सेलर क्या करेगा, जब सेल करेगा, सेल भी अगर वो करता है इंट्रास्टेट तो वो चार्ज करेगा अपना जीएसटी, लेगा बायर से। तो सेलर क्या करेगा, पैसा ले लिया उसने, मान लो कैश बैंक अकाउंट हो गया अगर कैश सेल है तो, नहीं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और सीधा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आपको बताया था सेलर के लिए आउटपुट है उसकी लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में जाके बैठेगा, ये उसको गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ेगा अपने इनपुट को एडजस्ट करके, अगर कोई उसकी बुक्स में है तो। क्लियर। इसी तरह आप इंटरस्टेट करते हो, इंटरस्टेट में भी यही होगा, कैश बैंक डेबिट, और यहाँ पे अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट से डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, अदरवाइज सेल्स अकाउंट क्रेडिट और आउटपुट आईजीएसटी। सो ये सिंपल चीज है, सिंपल चीज। आप ये एंट्रियां समझ गए, आप समझ लीजिए आपने क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। परचेजर के लिए इनपुट मतलब एसेट, जो आप जिस चीज का फायदा ले सकते हो। अगर आप किसी भी चीज का फायदा ले सकते हो वो आपका एसेट होता है। कोई भी चीज आपको किसी भी तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट देती है फ्यूचर में, वो आपका एसेट कहलाता है। ठीक है जी। अगर आप सेलर हो, आप कलेक्ट करते हो, बेचते हो चीजें और गवर्नमेंट में जमा कराते हो, तो ये आपका आउटपुट है लायबिलिटी है, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन है। अगर कोई चीज मेरी ऑब्लिगेशन है टू डिपॉजिट, टू गिव इट टू द गवर्नमेंट और टू एनीवन, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। सिंपल चीजें हैं, सिंपल डेफिनेशन है। क्लियर। सो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोई भी चीज एक लेगा एक बेचेगा, एक परचेजर की बुक होगी एक सेलर की बुक होगी, उसकी क्या क्या एंट्रीज आनी चाहिए, ये आपको मैंने इसमें क्लैरिफाई कर दिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपकी बुक्स क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा कि सपोज करो कि बायर ने ले लिए गुड्स और उसके बाद उसको वो चीज़ पसंद नहीं आया, वो गुड्स वो रिटर्न करना चाहता है। तो रिटर्न के केस में क्या होगा, ये पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। मतलब जो आपने यहाँ पे इनपुट को डेबिट किया है और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी उसी को आप क्रेडिट करोगे। तो अगर आपका परचेज रिटर्न होती है तो आपकी परचेजर बायर अपनी एंट्री रिवर्स करेगा, और अगर सेलर के पार्ट पे ये गुड्स वापस आएंगे, सेल्स रिटर्न होती है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल्स की इन एंट्रीज को रिवर्स कर देगा। सो परचेज रिटर्न में बायर अपनी परचेज की एंट्री को रिवर्स करेगा, ये जितना भी इनपुट उसका खड़ा है उसको रिवर्स कर देगा, और सेलर जो अपना आउटपुट है जो पेबल है उसको रिवर्स कर देगा। तो रिटर्न्स में परचेजर और सेल्स रिटर्न में दोनों की बुक्स में ये एंट्रियां रिवर्स हो जाएंगी, परचेजर की बुक्स में और सेलर की बुक्स में। क्लियर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं अपने आउटपुट को। आप आईजीएसटी को पहले आईडीएसटी करेंगे, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जीएसटी कितनी कैटेगरीज होती हैं। जीएसटी की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली अगर आपकी सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट में, मतलब एक ही स्टेट में, लाइक हरियाणा में ही मैं बायर है, हरियाणा में ही सेलर है, सप्लाई हो रही है वहीं पे, तो इसका मतलब वहाँ पे लगेगा आपका, वो कहलाएगा इंट्रा। इंट्रा में क्या होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। सीजीएसटी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट्स एंड गुड्स सर्विस टैक्स, जो इक्वली लगता है, उसकी परसेंटेज जो टोटल है उसको इक्वली डिवाइड करके उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर यही सेल इंटर स्टेट हो जाती है, लाइक हरियाणा से पंजाब जा रही है, पंजाब से हरियाणा, बायर सपोज करो सेलर है आपका हरियाणा में और बायर है पंजाब में, तो ये हो गया इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, क्लियर। तो 3 कैटेगरी हो गई हमारी। 3 कैटेगरी कौन सी होगी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों पहले कब रहेंगे, इक्वली जब आपकी इंट्रा स्टेट सेल होती है, और ये जब आपका सेल होती है इंटरस्टेट, राइट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जीएसटी लगना किस पे चाहिए। अब सपोज करो मैं कहीं गया, मैंने कुछ बाय किया
और उसका लिस्ट प्राइस था वहाँ पे जो डिस्प्ले था 1,00,000 रुपये। अब उन्होंने कहा कि इस पे आपका कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है जी। अब ट्रेड डिस्काउंट सपोज कीजिए था 20,000 रुपये, ओके। और उसके ऊपर उन्होंने बोला ओके आप बाकी का पैसा, मैंने बोला कि मैं आपको जी कैश दे दूंगा, सपोज करो जो बाकी का 80,000 बनता है, उन्होंने कहा ठीक है आप कैश दे दोगे, आपको हम 8,000 का और डिस्काउंट दे देंगे। तो मुझे कितना देना पड़ा, 72,000 हो गया। 72,000 के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होगा, आपका लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, जिसको कि आप इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो। तो जैसे इस केस में क्या होगा, 1,00,000 रुपये लिस्ट प्राइस हो गया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% मुझे ऑफर किया गया 20,000। अब मैंने बोला 80,000 में है, ठीक है जी मैं सारा कैश दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आपको 8,000 और डिस्काउंट देते हैं क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो, वो कहलाएगा कैश डिस्काउंट। 8,000 रुपये मान लो 10% मुझे उन्होंने दे दिया, तो नेट नेट अब वो जीएसटी लगाएंगे अपना वो 72,000 के ऊपर। अब सपोज करो कि मैं दिल्ली से दिल्ली में या हरियाणा में ही हो रहा है, तो उस पर क्या लग जाएगा, इंट्रा जीएसटी। और अगर यही मैं पंजाब से हूँ बायर और मैंने हरियाणा से खरीदा तो क्या लग जाएगा, इंटर। बट किस पे लगेगा, वैल्यू कैसे ड्राइव होती है, वैल्यू ड्राइव होती है जो आपकी लिस्ट प्राइस है उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, और जो बनेगा वो आपका बनेगा इनवॉइस वैल्यू, उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो लगता है बेसिकली वो होता है परचेज के ऊपर, और आउटपुट जीएसटी सेल्स के ऊपर। बेसिकली क्या होता है, इनपुट जीएसटी जो होता है मेरा वो एसेट होता है, और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है। क्यों, तो इसीलिए मैं इनपुट जीएसटी इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर एंड आउटपुट जीएसटी इज नॉट ए इनकम फॉर द सेलर, इट्स ए लायबिलिटी। ऐसा क्यों है, इनपुट जीएसटी ये है क्योंकि परचेजर ने जो भी जीएसटी पे किया सेलर को, वो उस चीज को जब आगे बेचेगा तो जो उसने पे किया है सेलर को वो उसको एडजस्ट कर सकता है, राइट। सो कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर में फायदा दे वो मेरा एसेट बनती है, इसीलिए इसको एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगी, तो ये मेरा एसेट अकाउंट होगा, मैं एडजस्ट कर सकता हूं अपनी फ्यूचर की लायबिलिटी से, राइट। और जीएसटी आउटपुट क्या है, जो सेलर लगाता है। अब वो सेलर क्या करता है, कलेक्ट करता है और आगे डिपॉजिट करवा देता है, गवर्नमेंट को उसने जमा करवाना है अपना इनपुट एडजस्ट करने के बाद। तो इसीलिए जो है हमारा परचेजर के लिए इनपुट जीएसटी क्या है, उसका एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट नहीं है, उसका एसेट है। और सेलर के लिए ये क्या है, इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम आज का लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जीएसटी का। वो है कि अपना जो इनपुट होगा उसको हम कैसे सेट ऑफ करेंगे। इनपुट क्या होता है, मेरा एसेट अकाउंट, मैं उसको सेट ऑफ किससे करता हूँ, अपनी लायबिलिटी से। लायबिलिटी क्या है, मेरा आउटपुट, वो कैसे एडजस्ट होगा, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से वो एडजस्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका जो इनपुट आईजीएसटी है वो सारा वो आप सेट ऑफ करोगे आपके आउटपुट आईजीएसटी से। एंड उसके अगर मान लीजिए आपका इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है आपके आउटपुट आईजीएसटी से, इनपुट आईजीएसटी बच गया, तो आप उसको सेट ऑफ करोगे उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी से, और उसके बाद आप क्या करोगे, किसको सेट ऑफ करोगे, आउटपुट एसजीएसटी से, ठीक है। आप इस तरह से उसको सेट ऑफ करोगे। देन आप क्या करोगे, अपना इनपुट सीजीएसटी है, जो आपका इनपुट सीजीएसटी पड़ा है, उसको आप फिर सेट ऑफ करोगे अपने आउटपुट सीजीएसटी से। और इधर जो आपका इनपुट एसजीएसटी पड़ा है वो आपको करोगे आउटपुट एसजीएसटी से। तो इसमें निकल के क्या आता है, इस चीज़ में इसमें निकल के आ रहा है जो आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी है वो तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा सीजीएसटी से भी और आपके एसजीएसटी से भी। अगर आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी आउटपुट कम है और इंटीग्रेटेड आईजीएसटी जो आपका है वो ज़्यादा है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट। बट सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है, राइट, क्लियर। सेम चीज अब आते हैं आप, मान लीजिए अच्छा सेकंड है आपका, मान लीजिए सेकंड सिनेरियो आपका जहां पे आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। अभी पहले में क्या था, आपका इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा था,
आपके आउटपुट IGST से, लेकिन यहाँ पे आपका आउटपुट IGST है मोर देन इनपुट IGST से, राइट। सो इस केस में कैसे करेंगे, मैं पहले क्या करूंगा, अपना सारा इनपुट IGST सेट ऑफ कर लूंगा आउटपुट IGST के साथ, राइट। सेकंड, मेरा जो इनपुट CGST है वो मैं सेट ऑफ करूंगा CGST के साथ, और मेरा इनपुट SGST है आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ करूंगा। अब मान लीजिए मेरा इन केसेस में सिनेरियो बनता है कि मेरा इनपुट CGST में बच गया, सारा मैंने आउटपुट CGST उसके साथ एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा इनपुट SGST भी बच गया जहाँ मैंने सारा आउटपुट SGST उसके साथ सेट ऑफ कर दिया। ये दोनों ही अब मेरे बोथ ऑफ देम कैन बी सेट ऑफ विद माई आउटपुट IGST। तो अगर मेरा यहाँ पे इनपुट CGST बच गया है एडजस्ट करने के बाद आउटपुट CGST, मैं उसको अपने आउटपुट IGST से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा इनपुट SGST बच जाता है आउटपुट को एडजस्ट करने के बाद, तो उसको भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ IGST के साथ। सो IGST के साथ बोथ CGST एंड SGST कैन बी सेट ऑफ, बट CGST एंड SGST की जगह सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। आपके पास IGST पड़ा हुआ इनपुट ज़्यादा, आप पहले कंज्यूम कर लीजिए उसके साथ सारा अपना आउटपुट IGST, और उसके बाद CGST आउटपुट और SGST आउटपुट एडजस्ट कर लीजिए। सिमिलरली आपके केस में है जहाँ आपका आउटपुट IGST ज़्यादा हो, तो पहले इनपुट IGST सारा कंज्यूम कर लीजिए सेट ऑफ, और उसके बाद जो आपका CGST सेट ऑफ करने के बाद बच जाए CGST के साथ आउटपुट के साथ, या आपका SGST आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ करने के बाद बच जाए, वो आप इसके अगेंस्ट अपने आउटपुट IGST के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उसका तरीका है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका IGST दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन CGST और SGST एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है इसमें तरीका आपको कैसे एडजस्ट करना है, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको चीज़ें बस लास्ट में ये बताऊंगा, देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस जहां पे आपका GST एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस पे, अगर लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको सैलरी कोस्ट देनी है, वेजेस देनी है, उसमें आपका GST एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ में। सो इस टाइप के कुछ खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता। लास्टली देयर इज वन थिंग मोर, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, इट इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर बट डिपॉजिटेड बाय द परचेजर। ये सेलर नहीं लगाता, परचेजर लेकिन गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाता है अकाउंट में, और उसका क्लेम करता है एज इनपुट। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ जिसमें कि रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, रिवर्स चार्ज GST का। एक है, आप जैसे लॉयर्स की जो फीस होती है उसमें, या आपने सपोज कीजिए कुछ पेमेंट करनी है आउटसाइड इंडिया, उन चीज़ों में होता है, कॉपीराइट्स में होता है, या आपने किसी ने GST में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो कुछ चीज़ों में सर्विसेज में रिवर्स चार्ज है। तो वहाँ पे क्या होता है, सेलर नहीं लगाता है, लेकिन परचेजर गवर्नमेंट के अकाउंट में वो GST डिपॉजिट करवाता है और उसका इनपुट क्लेम करवाता है। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स मतलब सेलर ने नहीं लगाया, परचेजर ने अपने एंड पे ही वो GST लगा के अपने आप डिपॉजिट करवा दिया अपने एंड से, और उसका इनपुट क्लेम कर दिया। मैंने आपको बताया इसके एग्जांपल, लॉयर फीस, जितने भी लॉयर आपको बिल देंगे उस पर GST नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप सर्विसेज लेंगे आप खुद GST लगा के गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा देंगे। ऐसे ही आउटसाइड आपने पैसा किसी सर्विस लिए हैं, हायरिंग किया, वो GST में कहीं रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं, तो वो क्या होगा, उनकी सर्विस लोगे लेकिन GST में फॉल करती होंगी वो सर्विसेज, तो जो सर्विसेज इसने हायर किए हैं वो GST उतना जमा कराएगा गवर्नमेंट अकाउंट में और उसका इनपुट क्लेम करेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे सेलर नहीं लगाता है लेकिन परचेजर अपने आप से या बायर अपने आप से उसको GST गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।